हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी टीचिंग लाइन पे। दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग देखेगा जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। और यह जो हमारा इसमें पार्ट नंबर 2 है, ठीक ना, इसको ध्यान रखिएगा। यह पार्ट नंबर 2 है। इसमें हम लोग जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं, चारों अवस्थाओं के बारे में हम लोग आज देखेंगे। और इससे पहले हम लोग एक वीडियो देख चुके हैं, तो उसको जो लोग नहीं देखे हैं आप लोग जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में पीछे। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका हम लोग इसमें चारों अवस्था देखेंगे, यह सेकंड पार्ट में, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिएगा, यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं। देखिएगा, सबसे पहले तो वह अवस्था आप याद रखना कि यह 4 अवस्थाएं इसमें बताई गई हैं। इसको ध्यान रखिएगा, यह संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। इसको सभी को बारी बारी हम लोग देखेंगे। देखिएगा, इसका नाम है संवेदी पेशी अवस्था, जिसे इंद्रिय जनित अवस्था के नाम से जाना जाता है, भी जाना जाता है। और यहाँ पे इसकी जो आयु वर्ष होती है वह, इसको याद रखना, 0 से 2 वर्ष की होती है। इंग्लिश में नाम याद रखिएगा, इसका नाम है सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसका हिंदी में नाम परिवर्तित होता रहता है, लेकिन आप लोग इंग्लिश का नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसमें होता क्या है। देखिएगा, इस अवस्था में जो होता है बालक की जानकारी नहीं होती है, बालक को वातावरण की जानकारी नहीं होती है। इतनी बातें याद रखना, जो बालक होता है उसको वातावरण की जानकारी नहीं होती है, जिसके कारण बच्चा इस अवस्था में अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। तो आप लोग जानते हैं ज्ञानेंद्रियां जो आँख, कान, नाक, ये सभी जो 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, इसके माध्यम से बच्चा सीखता है। इसको आप लोग इतनी बातें याद रखना। उसके बाद इस अवस्था में जो होता है अंतः संवेदी पेशीय अवस्था में बालक प्रत्येक वस्तु को स्पर्श करके, चख कर, सुनकर और देखकर वातावरण से ज्ञान प्राप्त करता है। तो इसमें क्या होता है कि अंतःसंवेदी अवस्था में, इस अवस्था में बात किया जाए, इसमें क्या करता है बच्चा किसी वस्तु को स्पर्श करता है, छू कर उसको, और कोई खाने वाली चीज़ होती है उसको चख कर या मुंह में डाल लेता है बच्चा। इसको ध्यान रखिएगा, यह सभी इसी अवस्था में पाया जाता है। या देखो यहाँ पे बच्चा जो होता है वह सुनकर देखता है और देखकर भी वातावरण से अपना क्या करता है, ज्ञान को ग्रहण करता है, इसी अवस्था में करता है। उसके बाद आता है हमारा, देखिएगा, यहाँ पे छोटे छोटे शब्दों को बोलने लगता है। इसी अवस्था में जो बच्चा है वह छोटे छोटे शब्दों को बोलने लगता है। उसके बाद आता है परिचितों का मुस्कान के साथ स्वागत करना, तथा आप परिचितों को देखकर भय का प्रदर्शन करना। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो है परिचित जो लोग होते हैं उसके साथ उनको देखकर वह क्या करता है, उनका स्वागत करता है, मुस्कान, उसकी हंसी आती है, मुस्कान आती है, उसके साथ वह हंसता खेलता है। इसी अवस्था में ये करता है। और तथा आप यहाँ पे जो अपरिचित लोग हैं उनके साथ वह क्या करता है, वह यहाँ पे उसके अंदर भय होता है, इसी अवस्था में। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है हमारा, देखिएगा, इसी अवस्था में जो है वस्तु स्थायित्व जो है, ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण जो है आ जाता है इसमें। यानी कि बच्चा जो है अपने दिमाग में किसी भी वस्तु की छाप बनाना शुरू कर देता है इसी अवस्था में, जिससे वह छिपी हुई वस्तु को भी ढूंढ सकता है। जैसे बच्चा है, अब बच्चा छोटा है, खेलता है, लेकिन अगर किसी वस्तु की उसके मस्तिष्क में छाप पहले से अगर बन गई है, जैसे अगर बच्चा खेलता है, बाइक पे जाता है, खेलता है, अगर बाइक की चाबी को अगर उसको पसंद है, तो उसको ध्यान रखिएगा कि अगर बाइक की चाबी आप कहीं भी छुपा देंगे तो उसको बच्चा क्या कर देगा, उसको ढूंढ लेगा। तो यह जो होता है इसी अवस्था में इसके अंदर यह वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट में क्या होता है, यहाँ पे इस अवस्था में बालक बालिकाओं में चिंतन का अभाव होता है। इस अवस्था में जो है जो बालक होता है, बालिका जो होते हैं, इसमें चिंता वह नहीं कर पाते हैं, किसी चीज़ पे चिंतन नहीं कर पाते हैं। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट में, यहाँ पे इस अवस्था में बालक का व्यवहार मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। यहाँ पे जो होता है बच्चा, उसके जो मूल प्रवृत्ति होती है उसी पे आधारित वह इसकी व्यवहार होता है। इसको ध्यान रखिएगा, इसी अवस्था में होता है। उसके बाद देखिएगा, यहाँ पे इसी अवस्था में जो है जीन पियाजे ने संवेदी पेशीय अवस्था में 6 अवस्थाएं में विभाजित किया गया है। इसको ध्यान रखिएगा, इसको 6 अवस्था में भी विभाजित किया गया है। जैसे देखिएगा, प्रतिवर्ती क्रियाएं, जैसे रिफ्लेक्स एक्टिविटी, यह
नाम इसको याद रखना, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाता है। यह कितनी होती है? यह जन्म से 1 माह तक की अवस्था होती है। यह याद रखना, रिफ्लेक्स एक्टिविटी, यह जन्म से 1 माह तक की अवस्था होती है। उसके बाद देखिए प्रमुख प्रवृत्ति प्रतिक्रियाएं जो होती है, यह 1 माह से 3 माह तक इसमें अवस्था होती है, यह बच्चे की, ये भी ध्यान रखिएगा, चलेगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे बच्चा क्या करता है, तीसरे में जो आता है हमारा गौण प्रवृत्ति प्रतिक्रियाएं, जो सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन होता है, वह 4 से 6 माह के अंदर इसकी अवस्था होती है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिएगा गौण प्रतिक्रियाओं का समन्वयन, यहाँ पे देखिए क्या करता है बच्चा कि 7 से जब 10 वर्ष की अवस्था में यह प्रतिक्रिया यह करता है, कोऑर्डिनेशन ऑफ द सेकेंडरी रिएक्शन, यह इसमें करने लगता है। उसके बाद जब तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाएं जो होती है, यह होती है 11 से 18 माह में, ठीक है, 11 से 18 माह में की अवस्था में यह बच्चा करता है। उसके बाद जो अंतिम अवस्था होती है लगभग वो 24 माह में, ठीक है ना, 24 माह में इसकी नाम, यह सब नाम है, इसको ध्यान रखिएगा, यह 24 माह में यह करता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आता है हमारा देखिएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, यह जिसे हम लोग प्री ऑपरेशनल स्टेज के नाम से जानते हैं। इसकी अवस्था का जो एज है 2 से 7 वर्ष, इसको ध्यान रखिएगा, इस 2 से 7 वर्ष की होती है, ये भी ध्यान रखें। कहीं आप 6 वर्ष भी मिल जाता है तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। देखिएगा इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, इस अवस्था में दूसरे के संपर्क में खिलौनों से अनुकरण के माध्यम से सीखता है। तो यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या करता है, खिलौनों के अनुकरण के माध्यम से सीखता है, इसी अवस्था में, यह भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा खिलौनों की आयु, इसी अवस्था को कहा जाता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को ही क्या कहा जाता है, खिलौने की आयु कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा शिशु क्या करता है, शिशु गिनना, रंगों को पहचानना, वस्तु को क्रम से रखना, हल्के भारी का ज्ञान होता है इसमें। देखिएगा इसमें क्या बच्चा करता है कि इसमें देखिएगा शिशु को गिनती जो होती है उसको गिनना थोड़ा बहुत जान जाता है, और रंग को पहचानना थोड़ा बहुत जान जाता है, और उस किसी वस्तु को क्रम में लगाना हल्का फुल्का भी जानता रहता है, इसी अवस्था में होता है। उसके बाद देखिएगा माता पिता की आज्ञा मानना, पूछने पर नाम बताना, घर के छोटे छोटे कार्यों में मदद करना आदि, यह सीख इसमें इसी अवस्था में यह बच्चा करता है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, चलेगा। आगे चलते हैं। देखिएगा इसमें देखिएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, वह तर्क वितर्क करने योग्य नहीं होता है, तो इसलिए इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं, यह इसमें देखिएगा वो बच्चा क्या करता है, तर्क वितर्क कभी नहीं कर पाता है किसी चीज़ के बारे में, और उसमें क्या करता है, इसी अवस्था को अतार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ही बच्चा क्या करता है, वस्तु अस्थायित्व का भाव जागृत हो जाता है। इसमें क्या होता है, वस्तु अस्थायित्व का जो भाव होता है, किसी वस्तु को क्या अस्थायित्व के बारे में उसके पता, किसी वस्तु का वहाँ पे कोई चीज़ रख देगा बच्चा, उसको फिर उसको ढूंढ लेगा, तो उसके जो है वस्तु अस्थायित्व का गुण इसी अवस्था में वो पाया जाता है। किसी वस्तु को रख कर फिर उसको ले आएगा तो वह इसी अवस्था में हो जाता है। देखिएगा फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे हमारा निजी वस्तुओं में सजीव चिंतन करने लगता है, जिसे जीववाद कहा जाता है। इसी अवस्था में क्या करता है, ये कि निर्जीव वस्तुओं में सजीव चिंतन करने लगता है। देखिएगा इस अवस्था में क्या करता है बच्चा कि वह निर्जीव और सजीव वस्तुओं में क्या करता है, अंतर नहीं कर पाता है। तो वहाँ पे जो निर्जीव वस्तु होती है तो उसमें भी वो जानता है कि वह सजीव चीज़ है, उसमें जीव है, वह यही बच्चा जानता है, तो उसी में यह जीववाद करने लगता है। उसके बाद देखिएगा प्रतीकात्मक सोच पाई जाती है। तो इसमें इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, प्रतीकात्मक किसी चित्र के बारे में, वो प्रतीक के बारे में थोड़ा बहुत वो इसमें सोचने लगता है। फिर उसके बाद देखिएगा अनुकरणशीलता पाई जाती है। इसमें बच्चा क्या करता है, किसी चीज़ को अनुकरण करता है, उसको क्या करता है, उसको अनुकरण करके उस काम को करना चाहता है, इसी अवस्था में होता है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे शिशु अहमवादी होता है तथा दूसरों को कम महत्व देता है। बच्चा क्या अपनी ही सिर्फ बात को मनवाना चाहता है इस अवस्था में, वो दूसरे को महत्व नहीं देता है। तो यह किस अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ये होता है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे आता है हमारा
इस अवस्था में बालक गिनती व अक्षर गिनना सीख ले जाता है। तो देखिएगा इस अवस्था में क्या होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, कि बच्चा जो है गिनती और अक्षर पहचानना और लिखना इसमें सीख जाता है। जैसे में देखिएगा वो नाम पूछने पर नाम बताता है और शरीर के अंगों के नाम भी बताने लगता है। ये सब इसमें सीख जाता है। गिनती कुछ बताने लगता है, वह सभी इसमें बताने लगता है। चलेगा, उसके बाद देखिएगा यहाँ पे, उसके बाद इसी अवस्था में जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हम लोग पढ़ रहे हैं उसी में देखिएगा आता है जीववाद, जिसे एनिमिज्म कहा जाता है। जीववाद यह एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। इसमें क्या होता है बच्चा कि सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है, ठीक ना। जैसे बच्चा क्या करते हैं, अगर छोटा बच्चा है तो वो किसी दरवाजा में या गिर जाता है तो उसको क्या करते हैं, उसके घर वाले क्या करते हैं, माता पिता क्या करते हैं कि जहाँ पे उसको दरवाजा में, तो उसको दरवाजे को, निर्जीव वस्तु को ही उसके सामने मारते हैं कि वो उसको, बच्चे को मार दिया है। तो उसको क्या करना है, उसको खुश करने के लिए उस बच्चे को ऐसे किया जाता है। तो यह जीववाद होता है कि वो क्या करता है, किसी निर्जीव वस्तु और सजीव वस्तु में अंतर नहीं कर पाता है। वह निर्जीव वस्तु को ही भी जानता है कि उसमें जीव है, वह हमें ऐसे करता है। इतनी बातें ध्यान रखिएगा। उसके बाद अहम केंद्रित जो ईगोसेंट्रिज्म इसमें इसी अवस्था में पाई जाती है, जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है, सोच रहा है, वह सब ठीक है। देखिएगा इसी अवस्था में क्या करता है, अहम केंद्रित अवस्था इसे कहा जाता है। इसी अवस्था में होता है कि बच्चा क्या करता है, जो भी काम करता है, जो भी कार्य करता है, जो भी सोचता है, वो सोचता है कि हम जो कर रहे हैं वही सब सही है। इसी अवस्था में यह पाया जाता है और बाकी सब गलत है, यह इस अवस्था में पाया जाता है। उसके बाद देखिएगा अपलटावी की बात करते हैं। तो इस अवस्था में जो बच्चा है वह वस्तु, संख्या, समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता है। इस अवस्था में, किस पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, जैसे यहाँ पे संख्या की बात की जाए तो यह 3+7 अगर इस बच्चे को दिया जाए तो वह इस बच्चे को क्या कर दिया, इसमें बता देगा यह 10 है हुआ। लेकिन इसी संख्या को अगर पलट दिया जाए 7+3 कर दिया जाए तो इसको वह बच्चा नहीं बता पाएगा। इसमें अपलटावी का गुण नहीं पाया जाता है। तो इसको आप लोग इतनी बातें ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है मुद्रा संप्रत्यय। यहाँ पे देखिएगा दूरी, भार, ऊंचाई आदि के समझ की कमी इस अवस्था में पाई जाती है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, मुद्रा संप्रत्यय की इसमें कमी पाई जाती है। दूरी को वह नहीं सही बता पाता है, भार वजन को सही नहीं बता पाता है, और ऊंचाई जो होती है उसको सही नहीं बता पाता है। इस अवस्था में पाई जाती है। उसके बाद आता है हमारा देखिएगा केंद्रीकरण, जो सेंट्रेशन है। इसमें क्या होता है, जब बच्चा किसी वस्तु की सारी विशेषताओं को छोड़कर केवल एक विशेषता पर ध्यान देता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई बच्चा है, वह सिर्फ अगर उसके सामने एक वस्तु कोई रख दिया जाए, अगर कोई खिलौने रख दिया जाए, तो वह उसके बस जो सामने दिखेगा उसी पे वह विशेष मतलब उसी पे ही वह उस वस्तु पे ही जोर देगा। उसके अंदर की बातों को वह नहीं समझेगा। तो वह इसमें क्या कहलाता है, वह केंद्रीकरण कहलाता है। सिर्फ एक ही वस्तु पर, एक ही जो सामने दिख रही है उसी के बारे में वह जानता है। इतनी बातें आप ध्यान रखिएगा। उसी के बारे में उसकी विशेषता नहीं बता पाता है अंदर की, तो इसमें यह पाई जाती है। अब देखिएगा यहाँ पे आता है हमारा नेक्स्ट जो तीसरी स्टेज है वो आती है कौन, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो इंग्लिश में इसको नाम याद रखना। यहाँ पे स्थूल या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसे कहा जाता है, जो कि यह 6 से 7 वर्ष होती है। यहाँ पे 7 से 12 वर्ष भी लिखा है, तो यहाँ पे 6 से 7 वर्ष, सॉरी 7 से 12 वर्ष सही है। यहाँ पे 7 से 12 वर्ष सही है, तो इसको याद रखना, यहाँ से पूछा जा सकता है। देखिएगा इस अवस्था में क्या करता है बच्चा, इस अवस्था में तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है, लेकिन बालक का चिंतन केवल मूर्त प्रत्यक्ष वस्तुओं तक ही सीमित रहता है। देखिएगा इसमें क्या होता है बच्चा, किस अवस्था में तो चिंतन प्रारंभ कर लेता है, लेकिन वह सिर्फ मूर्त चीज, मतलब जो उसके सामने वस्तु होगी सिर्फ उसी के बारे में वो चिंतन कर पाता है। उसके जो सामने वस्तु नहीं होगी उस पर वह चिंतन नहीं कर पाएगा। इसमें वह इसी अवस्था में वो पाया जाता है। वह सिर्फ सामने वाली वस्तु में ही वह चिंतन कर पाता है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा वह अपने सामने उपस्थित दो वस्तुओं के बीच तुलना करना, अंतर करना, समानता वे असमानता बतलाना, सही गलत वे उचित अनुचित में विविधता करना आदि सीख जाता है। तो यह सभी बातें याद रखना, इसमें अंतर करना, समानता बताना और यह सब गलत और उचित जो होता है यह सभी इसमें बच्चा करने लगता है। ये बातें आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। इसलिए इसे मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है, इसको आप लोग याद रखना। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट में जो बालक है दिन, तारीख, समय, महीना, वर्ष आदि
बताने योग्य हो जाता है। यह किस अवस्था में? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, ठीक ना। इतनी बातें याद रखना चलेगा। उसके बाद देखिएगा हमारा यहाँ पे क्या होता है कि इस अवस्था में बालक दो वस्तुओं में समानता असमानता व तुलना करना सीख जाता है। तो इस अवस्था में यह दो वस्तुओं में अंतर करना, असमानता असमानता करना, वो तुलना करना, वो सीख जाता है बच्चा। उसके बाद देखिएगा इस अवस्था में अपलटावी जीववाद, मुद्राभार और आदि का गुण विकसित हो जाता है। इसमें देखिएगा इसमें क्या हुआ, किसी भी वस्तु को जैसे वहाँ पे 7+3 था तो उसको हम लोग जोड़कर 10 कर देते थे, तो यहाँ पे 3+7 कर दिया जाए तो यहाँ पे उस इस अवस्था में बच्चा कर पाता है। यह अपलटावी। जीववाद की बात करते हैं। जीववाद में जो है यहाँ पे अंतर करने लगता है, वह इसका गुण जो उसके अंदर आ जाता है, निर्जीव और सजीव वस्तु में अंतर कर पाता है। मुद्रा में भी अंतर कर पाता है। भार जो वजन होता है उसमें भी उसके जो अंतर करने की क्षमता हो जाती है। उसके बाद आगे चलते हैं। देखिएगा उत्क्रमणीयशीलता पाई जाती है, इसलिए इसे अपलटावी अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इसमें ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इसे अपलटावी अवस्था के नाम से भी जाना जाता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को। आगे चलते हैं। भाषा एवं संप्रेषण योग्यता का विकास की अवस्था में हो जाता है। तो यह जो भाषा एवं संप्रेषण की योग्यता होती है इसी अवस्था में यह हो जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक जो है संरक्षण जो परिवर्तन होता है, विकेंद्रण जो है वस्तुनिष्ठ की भावना का भी विकास हो जाता है। इसमें ध्यान रखिएगा, संरक्षण व विकेंद्रीकरण का इसमें भावना का विकास हो जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। फिर आगे चलते हैं। देखिएगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे है आगमनात्मक तर्कणा की बात करते हैं। इसमें जो इंडक्टिव रीजनिंग है, यह जो कि इसमें क्या होता है कि जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है, जैसे बच्चे से ये पूछा जाए कि पेड़ जरूरी है या नहीं हमारे लिए, तो यह बच्चा जवाब देगा हाँ, क्योंकि इसमें हमें ऑक्सीजन मिलता है। तो बच्चा क्या करता है, यहाँ पे जो है हमारा आगमनात्मक तर्क जो करने लगता है बच्चा, किसी भी चीज़ को उदाहरण के तौर पर उससे पहले उदाहरण बताया जाए, उसको समझाया जाए, तो इसमें वह बच्चा तर्क करने लगता है। उदाहरण देकर समझाना, इसमें बच्चा वो समझ जाता है। अब आता है हमारा देखिएगा चौथा स्टेज जो है हमारा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक ना। इसमें क्या होता है, यह 12 से 18 वर्ष मानी जाती है। ध्यान रखिएगा 12 से 18 वर्ष की अवस्था मानी जाती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक ना। इस अवस्था में जो होता है किशोर मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने योग्य भी हो जाता है और चिंतन में परिपक्वता आ जाती है। अतः कह सकते हैं कि बालकों का मानसिक विकास पूर्ण हो जाता है। देखिएगा इसमें क्या होता है बच्चा कि जो मूर्त चीज है और अमूर्त चीज, ठीक ना, जो सामने वस्तु है और जो सामने वस्तु नहीं होती है उस पर भी बच्चा जो होता है वह चिंतन करने लगता है, इसी अवस्था में करने लगता है और उस चिंतन में परिपक्व हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। यह मानसिक विकास इसमें पूर्ण हो जाता है इसी अवस्था में। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिएगा इसलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या कहा जाता है, तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से जाना जाता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को। आगे चलते हैं। देखिएगा इस अवस्था में बच्चा अपनी पहचान बताना, अपनी प्रशंसा सुनना पसंद करने लगता है। देखिएगा यह जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, इस अवस्था में जो बच्चा है अपनी पहचान बताना और अपनी प्रशंसा सुनना बहुत अच्छा उसे पसंद होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे देखिए इस अवस्था में परिकल्पना चिंतन पाया जाता है। यहाँ पे जो परिकल्पना चिंतन होता है, सोचने की क्षमता, जो वह क्या करता है कि उसके जो सपना होता है उसके बारे में वो सोचना चिंतन कर देता है यहाँ पे, तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। देखिएगा आलोचनात्मक तर्कणा, ठीक ना। इसमें क्या होता है बच्चा तर्क वितर्क करने लगता है। आलोचनात्मक जो तर्कणा होता है उस पर क्या बच्चा क्या करता है, यहाँ पे उस बच्चा क्या करता है तर्क वितर्क उस आलोचना पे क्या करता है, तर्क करने लगता है इस अवस्था में। उसके बाद होता है हमारा निगमनात्मक तर्कणा। जैसे इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा नियम के ऊपर तर्क करने लगता है। इसमें कोई भी अगर क्वेश्चन दिया जाता है तो उसके पहले क्या बताया जाता है, नियम बताया जाता है, तो उस पर बच्चा वह क्या करता है, उस नियम के ऊपर तर्क करने लगता है, तर्क वितर्क करने लगता है इसी अवस्था में। जैसे यहाँ पे उदाहरण में देखिएगा गणित के प्रश्नों को अंतर्बुद्धि में ही हल कर देते हैं क्योंकि नियम का ज्ञान हो जाता है, ठीक ना। जब भी इस अवस्था में बच्चा होगा तो उसको क्या होगा, उस नियम का ज्ञान हो जाएगा और वह क्वेश्चन को क्या होगा अपन अंतर्मन में ही उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा इस अवस्था में, तो इसको ध्यान रखिएगा। और यह जो हमारी जो टॉपिक है यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो
आप इतनी बातें ध्यान रखिएगा। आप लोग बताइएगा ये टॉपिक कैसा लगा, और यह आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक ना। कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा आप लोग को कैसा लगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, और यह टॉपिक हम लोग का आज खत्म हुआ यहीं पे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।